लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है। ठीक है, ये लॉ हमें क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है हमें। कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होती है, वो जस्ट क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट वो कभी भी लॉस नहीं होती है। अब इसी से हम एक और डेरिवेशन बना, एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। वो एक्सप्रेशन क्या है? सपोज कर लो आपने सिस्टम को दिया है डीक्यू हीट दी है। ठीक है, आपने किसी सिस्टम को डीक्यू हीट दी है, वो डीक्यू हीट जाएगी कहाँ? ठीक है, हमने क्या बोला है कि हीट या फिर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो कुछ तो जो हीट है, सिस्टम को हमने डीक्यू हीट दी है, तो सिस्टम ने कुछ तो हीट कुछ वर्क डन करने में यूज कर ली। ठीक है, कुछ तो हीट उसने वर्क डन करने में यूज कर ली, और कुछ हमारे पास जो बच गई हीट, क्योंकि वेस्ट तो नहीं होगी हीट। ठीक है, अब वेस्ट तो नहीं होगी हीट, वो क्या करेगा? सिस्टम एज अ इंटरनल एनर्जी यूज कर लेगा उसको। ठीक है, तो बाकी एनर्जी हमारी एज अ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी सिस्टम में। तो आप जितनी हीट दोगे, या तो वो वर्क डन करेगा, अगर कुछ हीट बच जाती है तो वो एज अ इंटरनल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म्स देख लो, Q मीन्स हीट, W मीन्स वर्क डन है, और U मीन्स इंटरनल एनर्जी। और ये जो टर्म्स हैं ये स्टैंडर्ड टर्म्स है। अब आप कोई भी एक्सप्रेशन देखोगे थर्मोडायनेमिक्स का या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, ये आपको सेम एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, Q मीन्स हीट, U मीन्स इंटरनल एनर्जी, उसके बाद W मीन्स वर्क डन। अब यहां पे देखो, हमने वर्क डन कर चुके हैं कि क्या होता है, dq इज इक्वल टू पी डी वी प्लस डी यू। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब हम एक स्पेसिफिक हीट भी कर चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या था? स्पेसिफिक हीट इक्वल थी, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखें तो dq बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर प्रेशर का देखें तो dq बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे dq की वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये वाली, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? पी डी वी प्लस डी यू बाई डी टी। ठीक है, अब इस टर्म में देखो, हमने बोला है कि ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो जाएगा? 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास dv क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया? 0। तो cv की वैल्यू क्या हो जाएगी? du बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो cv की क्या वैल्यू आ जाएगी? du बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब Cp की वैल्यू तो एज इट इज ही है, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे देखोगे तो कोई भी टर्म 0 नहीं होगी, तो इसको आप dq बाई डी टी ही रखो। ठीक है, अब अगर हमने कहीं पे भी इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना हो, ठीक है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? यही इसी से हमें पता है। अब हम पहले फाइंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है फर्स्ट लॉ यूज करके dq किसके इक्वल है? du प्लस पी डी वी। dq किसके इक्वल है? du प्लस पी डी वी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, dq की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी? Cp इंटू डी टी इज इक्वल टू dq। यहां से हम dq की वैल्यू निकाल सकते हैं, Cp इंटू डी टी। ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और यहां से हम du की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो du इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, Cv इंटू डी टी
ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दो तो डी क्यू की वैल्यू क्या है, सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू क्या है, सी वी इंटू डी टी प्लस पी इंटू डी वी। यही हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब इस टर्म को इस तरफ लेके आए, सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू पी डी वी। अब यहाँ पे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। अगर हम 1 मोल की बात करें, फॉर 1 मोल की बात करें तो एन की वैल्यू 1 हो गई तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनआरटी, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, आपने डेरिवेटिव करना है। तो क्योंकि मुझे क्या चाहिए, P इंटू डी वी की वैल्यू चाहिए, तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे डेरिवेटिव करोगे। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट प्रेशर मींस P इंटू इसका डेरिवेटिव डी वी, एन भी सॉरी एन की तो वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। आर क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है तो ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो t के साथ तो वो एज अ कांस्टेंट है तो इसको हम आउटसाइड लिख लेते हैं, इनटू डी टी हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव किया तो p इंटू डी वी इज इक्वल टू आर इंटू डी टी। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। और इस रिलेशन को हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Cp माइनस सी वी किसके इक्वल है, आर के, ठीक है। Cp माइनस सी वी किसके इक्वल है, आर के। तो ये कुछ टर्म्स याद रखना, कौन सी वाली, एक तो सी वी किसके इक्वल है, डी यू बाई डी टी के। यहाँ पे लिख देती हूँ जो जो टर्म्स आपने लर्न करनी है। सी वी किसके इक्वल होता है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और सी पी किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और एक नया फॉर्मूला आया है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये अब तक हमने 3 फॉर्मूले किए हैं और ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर आप देखोगे यही फॉर्मूले घूमते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आती है इंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोपी क्या होगी। उसके बाद है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होती है, सपोज कर लो जैसे ये मार्कर ही है, ठीक है। अब ये मार्कर पूरा ऑर्डर है। अब जैसे ही मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ी सी हीट देनी स्टार्ट की, हीट अगर मैं दूंगी तो ये थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो जो सिस्टम को अगर मैं थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करूं तो सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। कितना डिसऑर्डरनेस आ रहा है वो हमें बताएगा। उसके लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई है, वो क्या है, इंट्रोपी। तो मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है, इज कॉल्ड इंट्रोपी। तो इंट्रोपी क्या होती है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है वो हमें इंट्रोपी बताएगी। अब अगर इंट्रोपी का फॉर्मूला देखें, स्मॉल चेंज इन इंट्रोपी किसके इक्वल होगी, डी क्यू बाई टी। आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर देने का क्या मतलब है, आप थोड़ी सी हीट दे रहे हो। जितनी आप हीट दोगे उतनी ही आपके पास क्या आएगी, सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आएगा। तो उतनी ही आपके पास क्या बनेगी, इंट्रोपी बनेगी। जितनी इंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी मींस उतना डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा। जितनी इंट्रोपी की वैल्यू कम होगी मींस आपके पास लेस डिसऑर्डरनेस होगी,
ठीक है, तो ये टर्म याद रखना और यहां से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी क्यू क्या होता है, टी इंटू डी एस। अब यहाँ पे एस मत लिख देना, फिर एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल हीट दी है तो स्मॉल इंट्रोपी चेंज होगा, स्मॉल डिसऑर्डरनेस आएगा। तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी टी इंटू डी एस। अब ये वाली वैल्यू अगर हम फर्स्ट लॉ में पुट कर दें, ये हमारा फर्स्ट लॉ था, तो यहाँ पे पुट कर दी टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी प्लस डी यू। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ क्वांटिटीज थी। अब उसके बाद हम करते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ठीक है, या फिर हम इसको मैक्सवेल रिलेशंस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं मैक्सवेल रिलेशंस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इनको, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सवेल रिलेशंस, या फिर इनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, फर्स्ट इसमें हमारे पास 4 रिलेशंस होते हैं, 1 बाय 1 फाइंड करेंगे इनको। फर्स्ट रिलेशन हम फाइंड करेंगे फर्स्ट लॉ से। ठीक है, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, तो वो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ जो हमने अभी लिखा था, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। डी डब्ल्यू की वैल्यू पी डी वी और डी क्यू की वैल्यू टी डी एस पुट की थी। अब देखो, अब आपने मेथड सेम रखना है। अगर आपको एक फाइंड करना आ गया, बाकी भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो एक टर्म पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है, जो भी एक टर्म बच जाते उसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ टी डी एस माइनस पी डी वी, यही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरफ ले आई तो टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल टू डी यू। तो आपने इसी फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, जो 1 वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर हम कांस्टेंट, या तो इस टर्म को कांस्टेंट कर दो या फिर इस टर्म को कांस्टेंट कर दो। ठीक है, मेथड सेम है। अब यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम रखूं, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dv 0 हो जाएगा। आपने क्या करना है, एक बार इस टर्म को 0, एक बार इस टर्म को 0। तो फर्स्ट टाइम अगर इसको 0 रखा तो dv 0 मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगी du इज इक्वल टू TdS। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी du बाई ds। कब, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना होता तो ये भी टर्म होती। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये 0 है, तो यहां से t की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, मेथड सेम रखना है, एक समझ लो, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक बार आपने s को ds को 0 कर दिया, ds 0 मीन्स एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो ds 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, du इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक है, du इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ये हो जाएगा। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी माइनस du बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट क्या है, इंट्रोपी। ठीक है, यही एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों, जो हमारे पास 2 रिलेशन आ गए हैं, अब आपने क्या करना है, इसका, इन दोनों को इंटरचेंज करके डेरिवेटिव करना है। कैसे, अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो वॉल्यूम को वेरिएबल रख के और एंट्रोपी को कांस्टेंट करके। ठीक है, पहले क्या था,
इंट्रोपी के साथ डेरिवेटिव कर रहे थे और वॉल्यूम कांस्टेंट था। अब दोनों को इंटरचेंज कर दो, वॉल्यूम के साथ डेरिवेटिव करो और इंट्रोपी को कांस्टेंट रखो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट s। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किया, करली t बाय करली v एट कांस्टेंट इंट्रोपी। अब इसका भी करना है, तो करली बाय करली v करली u बाय करली s। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है और यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट s करना है। ठीक है, तो दोनों को इंटरचेंज करना है, सिर्फ इतना काम किया। सिमिलरली यहाँ पे किसके साथ डिफरेंशिएट करोगे आप, यहाँ पे s के साथ डिफरेंशिएट करोगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, करली p बाय करली s एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली s, ये वाली टर्म करली u बाय करली t करली v। यहाँ पे चाहे d लिख लो चाहे करली लिख लो, वैसे यहाँ पे भी करली आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब जगह क्या आना है, करली आना है। करली क्यों आना है, क्योंकि u जो फंक्शन है वो s का भी फंक्शन है, v का भी फंक्शन है। ठीक है, वो s के साथ भी वेरी कर रहे हैं और t के v के साथ भी वेरी कर रहे हैं। अगर वो एक वेरिएबल का फंक्शन होता तो हम कंप्लीट डेरिवेटिव लिखते, अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव हम कब लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो सब जगह क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे s है और जब s के साथ कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, पहले हम वो देखते हैं। एक हमारे पास होते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल, या फिर हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, इसके इतने नेम्स हो सकते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट। ठीक है, या फिर स्टेट वेरिएबल्स। अब ये होते क्या हैं, वो वेरिएबल्स जो सिर्फ पाथ पे, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले वेरिएबल डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, not on path। तो हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हो, जैसे मैं बोलूं कि मेरा सिस्टम ये है, ये इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो जो तो वेरिएबल, जो क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ डिपेंड कर रही हैं ए और बी की पोजीशन पे। ठीक है, तो वो स्टेट वेरिएबल्स हैं। जो डिपेंड कर रही हैं पाथ पे, ठीक है, जो हमारे पास पाथ पे डिपेंड करती हैं वो क्या हो जाएंगी, नॉन परफेक्ट, नॉन एग्जैक्ट, या फिर पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो, या फिर नॉन स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन पाथ आल्सो। ये फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे तो डिपेंड करेंगी ही करेंगी, बट ये पाथ पे भी डिपेंड करेंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल स्टेट है और कौन सा नॉन स्टेट है, तो आपने सिर्फ नॉन स्टेट वेरिएबल को याद रखना है। हमारे पास पूरी थर्मोडायनेमिक्स या फिर पूरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सिर्फ दो क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है हमारे पास हीट और एक वर्क डन। हीट और वर्क डन दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती हैं, जो पाथ डिपेंडेंट होती हैं। जो बाकी हैं जैसे इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो इतनी
को याद मत रखो, सिर्फ ये याद रखो कि नॉन स्टेट कौन सी है। नॉन स्टेट सिर्फ दो हैं हमारे पास, हीट और वर्क डन, ठीक है, तो ये याद रखना। अब हमारे पास स्टेट वेरिएबल या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जैसे ये फंक्शन एफ है, ठीक है, कोई फंक्शन एफ है हमारा, जो क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, मींस ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर आप पहले उसका डेरिवेटिव कर रहे हो x के साथ, फिर बाद में कर रहे हो y के साथ, ठीक है, या फिर पहले आप y के साथ कर रहे हो फिर x के साथ कर रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई f हमारा स्टेट वेरिएबल है, चाहे आप पहले डेरिवेटिव x के साथ कर लो फिर बाद में y के साथ करो, या फिर पहले y के साथ कर लो फिर x के साथ करना, तो जो आंसर आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेट वेरिएबल की, ठीक है। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, सपोज कर लो ये हमारे पास फंक्शन है f, कोई स्टेट वेरिएबल फंक्शन है, वो इस फॉर्म में पड़ा है a dx कोई हमारा फंक्शन है df इज इक्वल टू a dx b dy प्लस c dz, और ये हमारा फंक्शन x, y और z वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, और a b c हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अब अगर हमारा f एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, अगर f एक स्टेट वेरिएबल है या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो मैं इसको लिख सकती हूं, ठीक है। पहले क्या करना है, आपने इन दोनों टर्म्स को देखना है, ठीक है, a dx प्लस v dy को। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, करली a, इस मेथड को समझना है, ठीक है। अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड करने को पूछा जाए तो सिर्फ आपने इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही बता सकते हो कि हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना। करली a के नीचे क्या लिखना है, ये y वाला, इसके नीचे ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, तो करली a बाय करली y। अब इस पे आपने क्या लगाना है, x को कांस्टेंट करना है, ठीक है, जो a के साथ पड़ा है उसको कांस्टेंट कर दो, और यहाँ पे करली b बाय करली x, और इसके साथ कौन है, y, तो इसको कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं टर्म्स को। तो हमारा अगर हमारा कोई f हमारा स्टेट वेरिएबल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सिमिलरली आप इन दोनों को पिक कर लो, तो क्या हो जाएगा, b dy प्लस c dz। इन दोनों का कैसे करोगे, b के साथ z लिखा जाएगा, c के साथ dy, तो करली b बाय करली z, किसको कांस्टेंट करोगे, y को जो साथ पड़ा है, फिर c करली c बाय करली y लिखोगे और z को कांस्टेंट कर दोगे, ठीक है। क्या कोई और हमारा बन सकता है? अगर हम a और इसको लिखें, ठीक है, पहले हमने ये लिखा फिर ये, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो a dx प्लस c dz, ठीक है। अब ये खुद बना के देखना इसको, तो क्या करेंगे, करली a बाय ये लिख देंगे, करली z किसको कांस्टेंट करेंगे, x को, इज इक्वल टू फिर करली c बाय करली x किसको कांस्टेंट कर दोगे, z को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टेट वेरिएबल है f हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशंस ऐसे बन सकती हैं, ठीक है। अब इनको, इन दो प्रॉपर्टीज को ही हम यूज करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस में। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे छोड़ा था डेरिवेटिव करने के बाद, अब यहाँ पे अगर देखो u है, यहाँ पे भी u है, ठीक है। अब u का पहले s के साथ डेरिवेटिव हुआ है फिर v के साथ है, ठीक है। u का डेरिवेटिव पहले s के साथ हुआ है फिर v के साथ, इस तरफ क्या है, पहले v के साथ हुआ है फिर s के साथ हुआ है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जैसे ये है, पहले x के साथ कर दिया फिर y के साथ, और यहाँ पे पहले y के साथ कर दिया फिर x के साथ। तो
u हमारा क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सिर्फ नॉन स्टेट वेरिएबल की एग्जांपल को याद रखो, सिर्फ दो ही है नॉन स्टेट वेरिएबल, एक हीट और एक वर्क डन। तो u हमारा क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। अगर एक स्टेट वेरिएबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाले माइनस को इस तरफ लिख लो, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि u हमारा एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करो, करली t बाय करली v, s कांस्टेंट है, माइनस करली p बाय करली s एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, ये हो जाएगा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड करते हैं मैक्सवेल रिलेशन। तो ये मेथड सबके लिए सेम है। ठीक है, जो भी हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस आएंगी तो सब इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपको हर बार इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिक ये है कि आपने सिर्फ इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। हमारे पास क्या है, du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब देखो u हमारा एक स्टेट वेरिएबल है, u एक स्टेट वेरिएबल है, तो वो इसी फॉर्म में पड़ा है। ठीक है, a है, dx है, प्लस v है, dy है। तो अगर u एक स्टेट वेरिएबल है तो मैं इसकी ऐसे बना सकती हूँ, हमारे पास तो दो ही हैं, तो इनको यूज करो। कैसे किया था, t के साथ v को लिखा, इसके साथ इसको लिखा, तो करली t बाय करली v, किसको कांस्टेंट कर दोगे, s को, इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना, इसका ध्यान रखना है। करली p बाय करली s हो जाएगा, और किसको कांस्टेंट कर दोगे, साथ वाले को। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। इन दोनों को देखो, सेम ही हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो सिर्फ इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, फाइंड हो जाते हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशन आप सिर्फ इस इक्वेशन से याद रखना कि फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन कहाँ से फाइंड किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फाइंड किया है। इसको याद मत रखना, कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अगर कंफ्यूज कुछ भी गलत हुआ, माइनस का भी अगर चेंज आता है तो नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है, मार खा जाओगे। तो सिर्फ ये याद रखना कि फर्स्ट हमने निकाला है कहाँ पे, फर्स्ट लॉ से निकाला है। ठीक है, TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV से। अब निकालते हैं सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन। सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन